हेलो एवरीवन। हम कर रहे हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चंस प्रैक्टिस को। और अभी तक हम 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं जिसमें हमने 10-10 क्वेश्चनों को लिया है। ठीक है ना। फर्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक हमने डिस्कस किए थे। ठीक है ना। दूसरी वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक हमने डिस्कस किए। और तीसरी वीडियो में हमने 21 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन को डिस्कस किया है। ठीक है। आज है हमारा वीडियो नंबर 4 और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 40 तक के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है। और इन क्वेश्चंस का जो पीडीएफ लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आप इन क्वेश्चंस को डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है आपको द pH ऑफ 0.016 m NaOH सॉल्यूशन इज। ठीक है ना। आपको NaOH का सॉल्यूशन दिया हुआ है 0.016 m और इसका हमको pH निकालना है। तो देखिए यहाँ पर जो NaOH है उन NaOH किस तरीके से डिसोसिएट होता है, Na पॉजिटिव में OH नेगेटिव में, इस तरीके से डिसोसिएट होगा। और ये आपको पता होना चाहिए स्ट्रॉन्ग बेस होता है। NaOH क्या है कि स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये 100% डिसोसिएट होगा। तो जितनी कॉन्सेंट्रेशन NaOH की है उतनी ही कॉन्सेंट्रेशन किसकी होगी, OH माइनस की होगी। तो यहाँ पर OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ जाएगी, 0.016 m आ जाएगी। क्या मैं इसको 16 × 10⁻³ लिख सकता हूँ। ठीक है। इतना m इसकी कॉन्सेंट्रेशन आ गई। अब देखो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन तुम्हारे पास है तो इससे हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, POH कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला होता है हमारे पास -log⁻10 OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन। इस फॉर्मूले से हम POH निकालेंगे। तो -log⁻10 और OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन को आप लिख लेना 16 × 10⁻³ ठीक है। तो देखिए लॉग को हम कैसे सोल्व करते हैं। यहाँ पर फॉर्मूला गिवन है जो ये कंडीशन जो बन गई है log m × n की बन चुकी है। तो log m × n को हम कैसे लिखते हैं, log m, और जो बच्चों मल्टीप्लाई में होता है वो प्लस में आ जाता है log के साथ। तो इसको हम लिखेंगे log n। ठीक है। log m × n इक्वल टू हो जाएगा log m और प्लस log n। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, देखो यहाँ पर माइनस और ये log⁻10 16 और प्लस log⁻10 10⁻³ ठीक है ना। इस तरीके से हम लिख लेंगे। अब आपको यहाँ पर log 16 की वैल्यू निकालनी है तो मैं यहाँ पे निकाल के दिखा देता हूँ। log 16 को आप कैसे लिखोगे, मैं क्या इसको 4⁻² लिख सकता हूँ, 16 को लिख सकते हैं। तो आप एक फॉर्मूला जानते होंगे, log अगर कुछ भी मान लो 10 की पावर फॉर एग्जाम्पल n है तो जो भी पावर में लिखा जाता है वो बाहर आ जाएगा आपका। तो n log 10 ये इस तरीके से लिखा जाता है। एक फॉर्मूला ये होता है log में। तो पावर आप बाहर निकाल दोगे तो ये 2 log 4 हो जाएगा। ठीक है। तो 2 × log 4 की वैल्यू आपको याद करनी होगी, 0.6 होती है तो ये आ जाएगा आपका 1.2 log 16 की वैल्यू। ठीक है। तो माइनस में यहाँ पर रख दो 1.2 और ये -3 जब आप बाहर लिखोगे तो प्लस माइनस ये माइनस आ जाएगा, 3 बाहर, log 10 बचेगा। log 10 की वैल्यू 1 होती है। तो ये 16 के कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका माइनस में 1.8 बचेगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस में 1.8 ये आपका POH यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। अब आपको क्या करना है, pH निकालना था। देखो यहाँ पर तो POH आ गया आपके पास। तो हमारे पास pH निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 14 - POH। ठीक है। 14 - POH कितना है, 1.8। तो कितना बचेगा, ये आ जाएगा 12.2। तो ये आपका pH हो जाएगा। ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। देखो क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है, pH ऑफ 1 m HCl इज। आपको 1 m HCl सॉल्यूशन है उसका आपको pH निकालना है। तो pH का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, pH = -log H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन, ये फॉर्मूला होता है। और HCl की कॉन्सेंट्रेशन तुमको 1 m दे रखी है। तो HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये 100% आयनाइज हो जाएगा। है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए, स्ट्रॉन्ग बेस के लिए जो कॉन्सेंट्रेशन होती है
तुम्हारी यहाँ पर जैसे कि इस एग्जांपल में देखो हाइड्रोजन HCl केवल एक ही H+ को प्रोड्यूस कर रहा है, तो HCl की कॉन्सेंट्रेशन 1m है, तो यहाँ पर HCl की कॉन्सेंट्रेशन भी कितनी होगी आफ्टर डिसोसिएशन 1m ही होगी। ठीक है ना। तो जब यहाँ पर आप 1 रखोगे तो ये माइनस log और यहाँ पर ये 1 आ जाएगा, और log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है। ठीक है ना, log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 33, कह रहा है फॉर एसिड A pH इक्वल टू 2 एंड फॉर एसिड B pH इक्वल टू 4, देन देखो आपके पास दो एसिड है, एक एसिड A है और एक एसिड B है। ठीक है, और जो एसिड A है कह रहा है उसका pH वैल्यू 2 है और जो एसिड B है उसका pH वैल्यू 4 है। अब आपको ये बताना है इनमें से कौन सा ज़्यादा बेसिक होगा या कौन सा ज़्यादा एसिडिक होगा। तो आप ये ध्यान रखो pH की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी तो उतनी ही ज़्यादा क्या होती है बेसिसिटी, उतनी ज़्यादा क्या होती है बेसिसिटी, और pH वैल्यू जितनी कम होती है उतनी ही ज़्यादा क्या होती है pH वैल्यू जितनी कम होगी एसिडिटी उतनी ज़्यादा होगी। ठीक है ना, ये ध्यान रखो pH बढ़ने से बेसिसिटी बढ़ती है और pH घटने से एसिडिटी बढ़ती है। तो यहाँ पर देखो pH इसका कम है, pH कम होने का मतलब ये क्या होगा ज़्यादा एसिडिक, तो हम ये कहेंगे जो एसिड A है वो ज़्यादा एसिडिक होगा किससे, A इज़ मोर एसिडिक देन B। ठीक है ना, पहले ऑप्शन में कह रहा है A इज़ मोर बेसिक, तो ये तो गलत बात हो गई, A का pH कम है ना, pH कम मतलब एसिडिटी ज़्यादा, तो A ज़्यादा एसिडिक होगा। B इज़ मोर एसिडिक, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि A ज़्यादा एसिडिक है, ये सही है। B इज़ मोर बेसिक, ठीक है ना, B इज़ मोर बेसिक देन A। फोर्थ ऑप्शन में बोल रहा है B इज़ मोर बेसिक देन A। ठीक है ना, तो बेसिक तो देखो इनमें कोई है ही नहीं है, A भी एसिड है और B भी एसिड ही है। जब pH 7 से कम रहता है तो एसिड रहता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है द एडिशन ऑफ सॉलिड सोडियम कार्बोनेट टू प्योर वाटर कॉजेज, यदि आपने सॉलिड सोडियम कार्बोनेट को ऐड किया प्योर वाटर में तो क्या होगा। अब देखो प्योर वाटर क्या होता है, प्योर वाटर जो है वो तो न्यूट्रल होता है। ठीक है ना, और न्यूट्रल मतलब pH कितना 7, और आपने इसमें ऐड कर दिया सॉलिड सोडियम कार्बोनेट, हमने इसमें ऐड कर दिया सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। अब Na2CO3 एक सोल्ट है, और क्या आप बता सकते हैं किस एसिड और किस बेस से मिलकर बना होगा। तो इसमें देखो जो सोडियम वाला पार्ट है वो तो NaOH से आएगा, और जो CO3 पार्ट है वो H2CO3 से आएगा। तो NaOH जो है वो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग बेस है, और जो H2CO3 है वो होती है वीक एसिड। तो इसका मतलब ये जो सोल्ट है सोडियम कार्बोनेट वो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सोल्ट है, तो इसका मतलब ये सोल्ट भी कैसा होगा बेसिक सोल्ट होगा ना। ये सोल्ट कैसा होगा बेसिक नेचर का। तो जब आप प्योर वाटर में बेसिक सोल्ट को मिलाओगे तो सॉल्यूशन का pH क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा, pH क्या हो जाएगा बच्चों बढ़ जाएगा। ठीक है ना, जितना ज़्यादा बेसिसिटी होती है उतना ही ज़्यादा pH होता है, तो इंक्रीज इन pH हो जाएगा यदि आप प्योर वाटर में सॉलिड सोडियम कार्बोनेट को ऐड करोगे तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, ए बफर सॉल्यूशन कैन बी प्रिपेयर फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ, बफर सॉल्यूशन को प्रिपेयर किया जा सकता है फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ। तो देखो बफर पहले समझते हैं, बफर सॉल्यूशन किसको कहते हैं। बफर सॉल्यूशन, तो बफर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें थोड़ी मात्रा में, ठीक है ना, थोड़ी मात्रा में एसिड या बेस मिलाने पर सॉल्यूशन के pH में कोई चेंज नहीं आता है, तो उसको हम बफर सॉल्यूशन कहते हैं। और बफर सॉल्यूशन का एग्जांपल क्या है, तो देखो हमारे पास अगर मिक्सचर में देखें तो दो टाइप के बफर होते हैं हमारे पास, एसिडिक और बेसिक। ठीक है ना, तो एसिडिक बफर क्या होता है हमारे पास, तो अगर एसिडिक बफर की बात करें, एसिडिक बफर होता है, एसिडिक बफर किसे कहते हैं, एसिडिक बफर होता है वीक एसिड और प्लस साथ में इसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सोल्ट।
ठीक है ना। तो सोल्ट ऑफ दिस वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है ना, ये होता है तुम्हारा एसिडिक बफर। आपको एक वीक एसिड लेनी है और साथ में इसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सोल्ट लेना है। दूसरा होता है हमारे पास बेसिक बफर। बेसिक बफर, तो बेसिक बफर हम किसको कहते हैं? बेसिक बफर होता है तुम्हारा वीक बेस और प्लस सोल्ट लेना है आपको, सोल्ट ऑफ दिस बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है ना, ये होता है हमारा बेसिक बफर। अब यहाँ पर एग्जांपल देखते हैं। पहला कह रहा है सोडियम एसीटेट एंड एसिटिक एसिड इन वाटर। तो हमारे पास एक एसिटिक एसिड है CH3COOH और प्लस सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट कहते हैं हम CH3COONA को, ठीक है। तो ये तुम्हारी ऑर्गेनिक एसिड है। ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड होती है और ये इसी वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सोल्ट है, क्योंकि सोडियम कहाँ से आएगा? NaOH, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो ये हमारा बिल्कुल बफर बनेगा, एसिडिक बफर। दूसरे ऑप्शन में कह रहा है सोडियम क्लोराइड एंड HCl। तो देखो HCl और सोडियम क्लोराइड जो है ये एसिडिक बफर नहीं हो सकता, क्योंकि HCl क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, जबकि बफर बनाने के लिए वीक एसिड होना चाहिए या वीक बेस होना चाहिए। नेक्स्ट बोल रहा है अमोनिया एंड अमोनियम क्लोराइड। तो NH3 अमोनिया है और प्लस अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस वीक होते हैं, ठीक है ना। तो ये वीक बेस है और ये इस वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सोल्ट है, क्योंकि जो Cl आ रहा है वो कहाँ से आएगा? Cl HCl से आएगा। तो ये बिल्कुल बेसिक बफर बनेगा, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन में कह रहा है अमोनिया NH3 और प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो देखो इसमें वीक बेस तो है हमारे पास, लेकिन इस वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सोल्ट नहीं है। ये भी बेस ही है, ये तो एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये सोल्ट तो नहीं है ना। एक वीक बेस और इसी वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सोल्ट चाहिए हमको, तो ये हमारा बफर नहीं बनेगा। तो बफर बच्चों कौन सा होगा? पहला और तीसरा बफर होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। कह रहा है सोल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस इज डिसॉल्व इन वाटर। एक सोल्ट लिया गया है, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का सोल्ट। इट हाइड्रोलाइसिस इन सॉल्यूशन इज। तो आपको इसका हाइड्रोलिसिस बताना है सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है ना। इसका हाइड्रोलिसिस अफेक्ट होगा, कब बढ़ेगा कब घटेगा, ये हमको बताना है। तो देखो सोल्ट कौन सा लेना है हमको? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का लेना है हमको सोल्ट। तो कोई एग्जांपल बता सकते हो ऐसे सोल्ट का जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलकर बनता है? चलिए मैं बना देता हूँ NH4Cl। NH4Cl, ठीक है ना, ये हमारा एक सोल्ट है वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलकर जो बनता है। अब अगर मैं इसको डिसोसिएट करूं तो NH4 पॉजिटिव हो जाएगा और Cl नेगेटिव हो जाएगा। इस तरीके से ये डिसोसिएट होगा। तो जो इसका देखो NH4 प्लस वाला पार्ट है, ये कहाँ से आता है? ये आता है NH4OH से। कहाँ से आता है? NH4OH से, जो कि क्या है? एक वीक बेस है। और Cl वाला जो पार्ट है ये कहाँ से आता है? HCl से आता है। और HCl क्या है? एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। अब जो वीक बेस है इसका एक कॉन्जुगेट एसिड है, क्योंकि ये तो बेस है और ये इसका कॉन्जुगेट एसिड कहलाएगा। तो जो वीक बेस का कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग होता है, ध्यान रखना। तो ये कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग। और ये Cl कहाँ से आ रहा है? देखो स्ट्रॉन्ग एसिड से आ रहा है, तो ये एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस होगा ये हो जाएगा वीक। ये चीज ध्यान रखनी है आपने। जो वीक था, ठीक है ना, वीक बेस का कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग होता है और स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक होता है। अब इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जो हाइड्रोलिसिस होता है, जब सोल्ट का हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो कौन सा पार्ट, कैटायन या एनायन में से कौन सा पार्ट हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेट करेगा? तो जोन सा पार्ट स्ट्रॉन्ग होता है वो हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेट करता है। तो ये NH4 प्लस हाइड्रोलिसिस में जाएगा और तुम्हारा जो Cl माइनस है ये हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो देखो कैटायन वाला पार्ट का हाइड्रोलिसिस होगा, इसलिए इसको हम कैटायनिक हाइड्रोलिसिस भी कहेंगे। जब हमारे पास सोल्ट होता है स्ट्रॉन्ग एसिड
और वीक बेस का सोल्ट, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जब उसका हाइड्रोलिसिस होता है तो कैटायनिक हाइड्रोलिसिस भी हम इसको बोलते हैं, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। ठीक है ना, क्योंकि कैटायनिक पार्ट जो है वो स्ट्रॉन्ग है और ये हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेट करेगा। तो चलिए देखते हैं NH4 पॉजिटिव जब इसका हाइड्रोलिसिस होगा, ठीक है ना, तो ये इक्विलिब्रियम बनाएगा। और देखो इसके पास पॉजिटिव है तो वाटर से कौन सा पार्ट लेगा, नेगेटिव पार्ट, तो OH माइनस जो है वो NH4 प्लस से जुड़ेगा और यहाँ पर NH4 OH की फॉर्मेशन हो जाएगी और यहाँ पर H प्लस बचेगा। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ होगा। ठीक है ना, ये कैटायनिक हाइड्रोलिसिस है। अब ये कह रहा है कि हाइड्रोलिसिस अफेक्ट किस चीज से होगा, तो अगर आप हीटिंग कर दो तो हीटिंग से तो बिल्कुल हाइड्रोलिसिस ज्यादा बढ़ जाएगा हीट करने से, क्योंकि मॉलिक्यूल्स ज्यादा से ज्यादा टूटेंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, तो ये तो बढ़ाएगा। तो एक अनअफेक्टेड कह रहा है ना, तो इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, क्योंकि अफेक्ट होगा हीटिंग से। इंक्रीज बाय एडिंग स्ट्रॉन्ग एसिड, यदि स्ट्रॉन्ग एसिड आपने इसमें ऐड कर दिया तो हाइड्रोलिसिस बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो देखो क्या होगा, अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड कर दें, फॉर एग्जांपल मैंने इसमें HCl को ऐड कर दिया, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये क्या होगा, यहाँ पर H प्लस और Cl माइनस में इस तरीके से टूटेगा। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा। जो स्ट्रॉन्ग एसिड तुमने ऐड करा है इससे क्या हो रहा है, H प्लस प्रोड्यूस हो रहे हैं और यहाँ से भी H प्लस प्रोड्यूस हो रहे थे। तो इस इक्विलिब्रियम जो है H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट की साइड ज्यादा होने के कारण ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है ना, और कॉमन आयन की वजह से क्या होता था, रिएक्शन बैकवर्ड में जाता है, इस तरीके से बैकवर्ड में जाएगा। तो बैकवर्ड में जाने से क्या होगा, हम ये कहेंगे कि जो तुम्हारा ये NH4 प्लस का हाइड्रोलिसिस हो रहा है ना, ये सप्रेस हो जाएगा। ठीक है ना भाई, प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन में शिफ्ट होता है, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ चलता है ना रिएक्शन। तो प्रोडक्ट की साइड आपने H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया है, इसलिए रिएक्शन बैकवर्ड साइड में चलेगा और हम कहेंगे हाइड्रोलिसिस सप्रेस हो जाएगा, तो इंक्रीज नहीं होगा। और इसमें यहाँ पर एक ऑप्शन देखो, ये लिखा हुआ है सप्रेस्ड बाय एडिंग स्ट्रॉन्ग एसिड, यदि आपने स्ट्रॉन्ग एसिड को ऐड कर दिया तो सप्रेस हो जाएगा। ठीक है ना, हाइड्रोलिसिस, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगी यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 37 पर। द फॉलोइंग रिएक्शन आर नोन टू अकर इन द बॉडी, बॉडी के अंदर ये रिएक्शन हो रही है CO2 प्लस वाटर और गिव्स H2CO3 और H2CO3 हमारा H प्लस में और HCO3 माइनस में डिसोसिएट हो जाता है। कह रहा है इफ CO2 एस्केप फ्रॉम द सिस्टम, यदि आप इसमें CO2 की कमी कर लो, देखो रिएक्शन क्या हो रही है, CO2 वाटर के साथ कंबाइन हो रहा है और H2CO3 की फॉर्मेशन कर रहा है और ये H2CO3 फर्दर, ठीक है ना, ब्रेक हो जाता है H पॉजिटिव में और बाइकार्बोनेट आयन में HCO3 माइनस। तो कह रहा है यदि इस सिस्टम से हम इस CO2 को क्या कर दें, रिमूव कर दें यहाँ से। ठीक है ना, एस्केप का मतलब होता है कि CO2 यहाँ से निकल गई, तो आपने जब ये रिमूव करी तो यहाँ पर CO2 घटेगा। अगर CO2 घटेगा तो यहाँ पर ये कार्बोनेट भी क्या होगा, इसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगा। भाई अगर रिएक्टेंट आपने कम कर दिया तो फिर प्रोडक्ट भी तो कम ही बनेगा और यहाँ से प्रोडक्ट कम बनेगा तो फिर ये डिसोसिएट होकर हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी कम हो जाएगी। ठीक है ना, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन घटेगी और जब H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन घटेगी, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन जब घट जाएगी तो क्या होगा, pH बढ़ जाएगा। ठीक है ना, pH क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इसमें एक ऑप्शन पढ़ो आप, pH विल डिक्रीज, तो ये तो गलत बात है, H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कम होने से pH बढ़ता है। ठीक है ना, क्योंकि एसिडिटी कम हो जाती है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन विल डिमिनिश, डिमिनिश का मतलब होता है कम होना। ठीक है ना, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन घट जाएगी यदि आप सिस्टम से CO2 को एस्केप कर दोगे। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, पहला तो गलत हो गया, तीसरा ऑप्शन क्यों गलत है, H2CO3 कॉन्सेंट्रेशन विल बी प्रमोटेड। तो भैया अगर CO2 को रिमूव कर दोगे तो H2CO3 की तो कॉन्सेंट्रेशन घटेगी ना, प्रमोट कहाँ पे होगी, तो ये भी गलत है। द फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी प्रमोटेड, अब देखो CO2 की आप कमी कर रहे हो, ठीक है ना, तो ज्यादा कंसंट्रेशन इस साइड में हो जाएगी प्रोडक्ट की साइड, तो ये रिएक्शन बैकवर्ड में आएगी।
तो बैकवर्ड रिएक्शन प्रमोट होगी CO2 को हटाने से, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्ट अंडरगो हाइड्रोलिसिस, किस सोल्ट का हाइड्रोलिसिस होगा। ठीक है ना, तो देखो मैंने बताया था हाइड्रोलिसिस किसका होता है, जो स्ट्रॉन्ग पार्ट होगा, जो स्ट्रॉन्ग पार्ट होगा ना आयंस में, उसका हाइड्रोलिसिस होता है। तो CH3COO जब हम इसको डिसोसिएट करेंगे तो ये बनेगा CH3COO- और Na+। ठीक है, अब ये CH3COO- पार्ट कहाँ से आता है, तो ये आता है CH3COOH एसिड से। ठीक है, और ये कैसी एसिड होती है, एक वीक एसिड होती है। और Na+ कहाँ से आएगा, ये आता है NaOH से, और NaOH क्या होता है हमारे पास, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। ठीक है, तो ये वीक एसिड है, तो वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, और ये स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH, तो इसका कॉन्जुगेट एसिड कैसा होगा, वीक। तो इसमें देखो आप, जो ये एनायन वाला पार्ट है ये स्ट्रॉन्ग है, तो ये हाइड्रोलिसिस में पार्टिसिपेट करेगा, नेगेटिव आयन, तो इसको हम एनायनिक हाइड्रोलिसिस बोलेंगे। इसका हाइड्रोलिसिस होगा एनायन पार्ट का, एनायन हाइड्रोलिसिस। ठीक है ना, जबकि आप देखो अगर हम बात करें KNO3 की, तो ये डिसोसिएट होकर बनाएगा K पॉजिटिव और NO3-। तो K कहाँ से आएगा, KOH से आएगा, ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस। और NO3- कहाँ से आएगा, HNO3 से, और HNO3 क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो देखो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये क्या हो जाएगा, वीक, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये भी क्या हो जाएगा, वीक, और वीक का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। बिल्कुल इसी प्रकार जब आप NaCl की बात करोगे, तो NaCl डिसोसिएट होकर Na+ और Cl- बनाएगा। Na+ कहाँ से आता है, NaOH, NaOH क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है। अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये क्या हो गया, वीक। और Cl- कहाँ से आता है, HCl से, और HCl क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड। अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो Cl- क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, और वीक का हाइड्रोलिसिस नहीं होता है। इसी प्रकार यदि आप K2SO4 की बात करोगे, तो ये डिसोसिएट होकर बनाएगा 2K पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। तो यहाँ पर K+ कहाँ से आएगा, हमारे पास KOH में से आएगा, और KOH क्या है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग बेस है। तो स्ट्रॉन्ग बेस का कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है, वीक होता है। और SO4 2- कहाँ से आएगा, H2SO4 से आएगा, और H2SO4 क्या होता है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस वीक होता है। तो देखो यहाँ पर वीक आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो यहाँ पर भी हाइड्रोलिसिस देखने को हमको नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। कह रहा है विच विल अंडरगो कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। कैटायनिक हाइड्रोलिसिस किसका होगा, तो कैटायनिक हाइड्रोलिसिस मैंने अभी बताया पिछले क्वेश्चन में। यहाँ पर देखो कैटायनिक हाइड्रोलिसिस किसका होता था, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होता है ऐसे सोल्ट का जिसमें जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना हो। ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस। तो जो सोल्ट होते हैं हमारे पास, जो सोल्ट होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और प्लस वीक बेस। ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के जो सोल्ट होते हैं, उन सोल्ट में होता है कैटायनिक हाइड्रोलिसिस, कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। अब आपको ये पहचान करनी है इन चारों में से कौन सा सोल्ट है जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलकर बना है। तो देखो NaCl कैसा होगा, ये स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड का सोल्ट है, ये वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सोल्ट है। NH4 आता है तुम्हारा वीक बेस से, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड से। तो बिल्कुल ये आंसर इसका सही हो जाएगा, क्योंकि जो NH4 का होल ट्वाइस SO4 है तुम्हारा, ये जब डिसोसिएट होगा तो क्या बनाएगा, 2NH4 पॉजिटिव बनाएगा और SO4 2 नेगेटिव बनाएगा। तो ये NH4 प्लस कहाँ से आता है, ये आता है NH4OH से, और NH4 तुम्हारा कैसा है, देखो वीक बेस है, नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस वीक होते हैं। और SO4 2- जो है हमारा, ये आएगा H2SO4 से, और H2SO4 क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो जो तुम्हारा अमोनियम सल्फेट है, ये वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सोल्ट है। ठीक है ना, और जो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के सोल्ट होते हैं, उनमें कैटायनिक हाइड्रोलिसिस होता है।
तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। ए 0.1 N सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट हैज pH वैल्यू ऑफ। तो यहाँ पर देखो जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो हमारा फॉर्मूला होता है NaHCO3। इसको हम बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है ना, ये सोडियम बाइकार्बोनेट कहलाता है। अब ये जब डिसोसिएट होता है तो ये Na पॉजिटिव बनाता है और HCO3 नेगेटिव बनाता है। इस तरीके से डिसोसिएट हो जाता है। तो जो इस सोल्ट का पॉजिटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट कहाँ से आ रहा है? NaOH से आ रहा है। और आपको पता है NaOH क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बेस होता है। और जो ये HCO3 माइनस है, ये वाला पार्ट आएगा किस एसिड से? H2CO3 से आएगा। और कार्बोनिक एसिड तो बहुत वीक होती है, ये वीक एसिड है। तो ये तुम्हारा जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, ये सोल्ट हो गया स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सोल्ट। ये हो गया तुम्हारा सोल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड। ठीक है ना, क्योंकि इसमें जो स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट है वो बेस है। ठीक है ना, तो अब आप मुझे बताओ इसका पीएच जो होगा वो 7 से ज्यादा होगा या कम होगा? क्योंकि इसमें जो स्ट्रॉन्ग वाला पार्ट है बच्चों वो बेस है, तो इसका मतलब ये बेसिक सोल्ट हो गया। और जो बेसिक सोल्ट होंगे उनके पीएच क्या होते हैं? 7 से ज्यादा होते हैं। अब आप मुझे ऑप्शन देखकर बताओ 7 से ज्यादा कौन सा ऑप्शन है? तो 8.4 7 से ज्यादा है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज की वीडियो में 10 सवाल। हमने आज 31 से लेकर 40 तक के क्वेश्चन को डिस्कस किया है। ठीक है, और इन सभी क्वेश्चनों का जो पीडीएफ लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां से डाउनलोड करके इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस खुद से कर सकते हैं दोबारा से। ठीक है, उससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगी। और यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।